हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 29 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला न्यूज है वो अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है सखी, स्पेस बॉन्ड असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो इस ऐप को डेवलप किया गया है जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट को अभी स्पेस में भेजा जाएगा अंडर गगनयान मिशन। तो उनको मदद करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनका हेल्थ मॉनिटर करता रहेगा और अर्थ से कम्युनिकेशन करने में उनकी मदद करेगी और मिशन के जो भी मैनेजमेंट है उस पे नज़र रखेगी। तो ये सखी ऐप जो है ये लाइफलाइन फॉर द गगनयान क्रू है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी सखी ऐप को डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। तो चलते हैं अब आज के क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग। दूसरा है डैमेज इनकर्ड बाय सोलर मॉड्यूल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। थर्ड है मॉड्यूल रीच देयर एंड ऑफ लाइफ। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो ये बताना है ये चारों जो स्टेटमेंट है ये किन किन स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है एज ए सोलर वेस्ट। एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल फोर। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ऑल फोर। ये चारों को एज ए सोलर वेस्ट कंसीडर किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट सामने आया है कि इंडिया टू जनरेट 600 किलो टन ऑफ सोलर वेस्ट बाय 2030। तो अभी रिपोर्ट सामने आया कि इंडिया 2030 तक 600 किलो टन सोलर वेस्ट जनरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट सोलर से रिलेटेड कई एक स्कीम को लॉन्च किया है ताकि हम सोलर पावर से बिजली ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर सके। अभी जो हमारा सोलर कैपेसिटी है वो 66.7 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्च 2023 तक, जो कि पिछले 10 साल में लगभग 23 गुना बढ़ा है, 23 टाइम्स बढ़ा है। और मेरा हम इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 292 गीगावाट तक सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करना 2030 तक। तो जितना सोलर कैपेसिटी हम इंक्रीज करेंगे, सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, उतना ही सोलर वेस्ट जनरेट होगा। तो उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया का लगभग 67% जो वेस्ट होगा से इन 5 राज्य से जनरेट होगा। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से 67% टोटल सोलर वेस्ट जनरेट होंगे। तो अगर सोलर वेस्ट की बात करें तो सोलर वेस्ट बेसिकली 2 तरह से जनरेट होते हैं। पहला है वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है वेस्ट फ्रॉम द फील्ड। जब वेस्ट हम सोलर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देते हैं तो वहां से वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का भी 2 सब टाइप होते हैं। पहला है स्क्रैप, जो कचरा जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो पहला सोलर वेस्ट है। और उसके बाद जब हम सोलर मॉड्यूल को जनरेट बना लेते हैं और उसके बाद जब उसका टेस्टिंग करते हैं तो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वो भी एक तरह से वेस्ट ही होता है। तो ये 2 तरह से वेस्ट जनरेट होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। वहीं अगर हम फील्ड में देखें तो पहला होता है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्ट करते वक्त या उसको हैंडलिंग करते वक्त जो वे डैमेज क्रिएट होता है वो एक वेस्ट होता है। दूसरा होता है इनकर डैमेज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एक सोलर मॉड्यूल का लाइफ जो है से लगभग 25 साल माना जाता है। तो कई एक सोलर मॉड्यूल है कि पूरे लाइफ टाइम तक सही से काम नहीं करते हैं, कोई 5 साल में या 2 साल में खराब हो जाता है। तो जो लाइफ टाइम के बीच में उनको वो डैमेज हो जाता है तो वो सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं फ्रॉम फील्ड। एंड थर्ड होते हैं जब उनका पूरा लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है 25 ईयर के आसपास, तब जो वेस्ट जनरेट होता है वो थर्ड टाइप होता है। तो ये टोटल 5 तरह से वेस्ट जनरेट होता है सोलर वेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सोलर वेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर जो है से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल से बनता है, क्रिटिकल मिनरल से बनाया जाता है। तो उसको हम रीयूज कर सके, उसको सही से इस एक्सट्रैक्ट करके फिर से रीयूज करें, तो उसके लिए इसको मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोलर वेस्ट को धरती पे डंप नहीं कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट करना ही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल हैं वो हैं सिलिकॉन, कॉपर, कैडमियम और टेलेरियम। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट मिनरल है इनसे मिल करके बनता है, जो कि
ये चारों मिनरल इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए और इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये चारों मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड क्रिटिकल मिनरल है। तो इसके लिए सोलर वेस्ट मैनेजमेंट करने पे गवर्नमेंट फोकस। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी बोली है कि 2023 जो है से अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। तो बताना है कि क्या फैक्टर था 2023 को हॉटेस्ट ईयर बनाने के लिए। पहला है ग्रीन हाउस गैस, दूसरा है सरफेस टेम्परेचर, तीसरा मैरीन हीट वेव, फोर्थ है अंटार्कटिका सी आइस एक्सटेंट। तो बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, ऑल फोर। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ऑल फोर। अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बोला है कि 2023 को एज ए हॉटेस्ट ईयर बनाने के लिए क्या-क्या कारण थे और दूसरा है कि क्या इंडिकेटर हैं जो हमारे प्लैनेट के हेल्थ के बारे में बताती है। पहला है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा कल्प्रिट है फॉर रैपिड वार्मिंग ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट को रैपिडली वार्म करने में सबसे बड़ा कल्प्रिट है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि हमारे सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो हीट जो सन से हमारे एटमॉस्फेयर में आती है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, इसको वापस नहीं जाने देते हैं। तो जिससे क्या है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर दूसरा कारण है। अभी देखिए प्री इंडस्ट्रियल एरिया से एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ एटमॉस्फेयर का है कि 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो इससे क्या है कि सरफेस टेम्परेचर बढ़ रही है, तो ये दूसरा कारण है 2023 को हॉटेस्ट ईयर बनाने में। और दूसरा है कि 2023 अल नीनो साल भी था, तो इसलिए भी वो ज़्यादा हॉटेस्ट रहा है। थर्ड है ओशियन हीट कंटेंट। टोटल जो अर्थ एटमॉस्फेयर का 90% जो है सो ओशियन हीट ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये जब अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशियन में भी हीट ज़्यादा जा रही है, तो उससे क्या है कि ओशियन का भी हीट बढ़ रही है, जो कि हमारे मैरीन इकोसिस्टम और के लिए अच्छा नहीं है। तो थर्ड है ओशियन हीट कंटेंट। फोर्थ जो है सो मैरीन हीट वेव। मैरीन हीट वेव क्या होता है कि जो कुछ एरियाज जो होते हैं ओशियन सरफेस का, उसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ज़्यादा होते हैं बाकी एवरेज टेम्परेचर से। तो इसको बोलते हैं मैरीन हीट वेव। अब ये लास्ट करते हैं कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए, ये चेंज होते रहते हैं ओशियन सरफेस पे। तो उसी को बोलते हैं मैरीन हीट वेव। ये जो 2016 में लगभग 23% ऑफ द ओशियन सरफेस था, ये बढ़ करके अब 32% ऑफ द ओशियन सरफेस हो गया है डेली मैरीन हीट वेव कवरेज। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी बढ़ रहा है। थर्ड है अंटार्कटिका। फिफ्थ जो है से अंटार्कटिका सी आइस एक्सटेंट। अंटार्कटिका में जो सी आइस है वो गर्मी के टाइम में कुछ पिघल जाता है तो कम हो जाता है, उसके बाद विंटर में वापस से वो बन जमने लगता है। तो लेकिन क्या हो रहा है कि जब जितना एरिया में पहले था, ये धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो ये ओशियन सी आइस एक्सटेंट भी एरियाज़ इसका कम होता जा रहा है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा है ग्लेशियर धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो ये टोटल 6 जो हैं से अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंशन किया गया है कि 2023 का टेम्परेचर राइज़ करने में ये 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। दूसरा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सी है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड डी ऑप्शन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है। सी, ऑप्शन सी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं है, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये मेंशन है डीपीएसपी में, आर्टिकल 49।
तो आर्टिकल 49 में ये मेंशन है डीपीएसपी में। डीपीएसपी अगर आपको पता ही है, पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी आता है। तो उसी में आर्टिकल 49 में ये मेंशन है, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में। ये पार्ट 4A में मेंशन है। ओरिजिनली हम पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो ये है, हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर। तो ये जो के ऑप्शन के है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसको हम लोग 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है से हमारे पार्ट 4A में है और ये आर्टिकल इसका है 51A। तो ये ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और ये लिस्ट है, टोटल अभी हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 10 ओरिजिनली 42nd अमेंडमेंट एक्ट और एक था 86th अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द सिल्वर फिलिग्रीज कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इट इज नोन टू बी हैड इट इज नोन टू हैव एग्जिस्टेड एज फार बैक एज 12th सेंचुरी। दूसरा है, आंध्र प्रदेश हैज रिसीव ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर दिस प्रोडक्ट। थर्ड है, इन दिस आर्ट सिल्वर ब्रिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थीन फाइन वायर और फॉयल दैट यूज टू क्रिएट ज्वेलरी और शोपीस। तो बताना है ये तीनों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से नहीं था, ये उड़ीसा से। ये देखिए, ये रूपा तरकासी और सिल्वर फिलिग्रीज, इसको रूपा तरकासी भी बोलते हैं। ये उड़ीसा से अभी इसको जीआई टैग मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश से नहीं था। तो सेकंड सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया, ओनली टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2024 थीम एज इंस्पायर इंक्लूजन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे हैज इट्स ओरिजिन इन द अर्ली 20th सेंचुरी विच अरोज फ्रॉम द लेबर मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। बताना ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू, क्योंकि ये थीम नहीं था, ये गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो ओरिजिन है सो लेबर मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से हुआ था। अगर हम थीम ऑफ द नेशनल वुमेन डे देखें 2024 का, ये है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो ये इस साल का थीम दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और वहीं इंस्पायर इंक्लूजन जो है ये कैंपेन का थीम है। जो हम वुमेन से रिलेटेड जो कैंपेन चलाएंगे उसका थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। अगर इसका ओरिजिन देखें तो लेबर मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका यूरोप से ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल वुमेन डे। पहला बार इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया गया था वो फरवरी 28 को मनाया गया था 1909। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका और यूरोप से इसका शुरुआत हुआ था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लोग टू ब्रिंग अटेंशन टू द इश्यूज सच एज जेंडर इनइक्वालिटीज, रिप्रोडक्टिव राइट रिप्रोडक्टिव राइट हो गया, या वायलेंस एंड एब्यूज अगेंस्ट वुमेन। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका ओरिजिन जो है सर अमेरिका और यूरोप में मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सानान। तो ये ब्रिटिश काल से है। तो ये बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।
यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये डिस्प्यूट बन गया है सहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और इसको लीज पे दिया गया था पंजाब को 1925, और ये लीज था 99 ईयर्स के लिए, और ये मार्च 2 को अब ये लीज खत्म हो गया। तो हिमाचल प्रदेश भी क्लेम कर रही है क्योंकि ये हमारे ज़मीन पे है, और पंजाब भी क्लेम कर रही है कि ये अभी भी पंजाब को बिलोंग करता है। तो इसी से रिलेटेड ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो स्टे लगा दी है कि जैसे अभी चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, और उसके बाद कुछ रेगुलेशन लाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सहनान को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। आज का वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोगों ने सखी, एक जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया टू टू गिव असिस्टेंस टू आवर एस्ट्रोनॉट, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने सोलर वेस्ट, जो कि अभी एक रिपोर्ट सामने आया कि 2030 तक 600 किलो टन सोलर वेस्ट जनरेट होगा इंडिया से, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा कि किस-किस कैसे सोलर वेस्ट जनरेट होता है और उसमें क्या-क्या मटेरियल होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी 2023 को हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्या कारण थे जो 2023 को एज ए हॉटेस्ट ईयर बनाए, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में देखा कि इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको मेंशन किया गया था पार्ट 4 ए में। और उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद सिल्वर फिलिग्रीज़, जो अभी उड़ीसा से इसको जीआई टैग मिला है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका 2024 का थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो इसके बारे में हम लोग ने जाना। वहीं एक सहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूट बन गया है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।